श्रृंखला में आज एक पहली कड़ी है, तो आज इसकी मैं चर्चा करूँगा जो थोड़ा ये इंडियन पर्सपेक्टिव से रहेगा सेल्फ मेजरमेंट। आशा है आप एन्जॉय करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा मेरा आशा एवं विश्वास है। तो प्रेजेंटेशन चलिए शुरू करते हैं। जस्ट ए मिनट। जी भैया। सेल्फ मैनेजमेंट आ रहा, दिखाई पड़ रहा दीदी? नहीं, अभी नहीं अन्ना दिख रहा भैया। प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई पड़ा स्लाइड में? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट अलाउ कर दिया। व्हाट्सएप, गूगल मीट, इंटायर स्क्रीन। जस्ट मिनट, टेक्नोलॉजी का ऐसे सहारा है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जी भैया। आ रहा है? क्या हो गया? ॐ भूर्भुवः स्वः मेरे पास तो स्लाइड आ रही है। उसको हाँ सत्ता जी। ॐ भूर्भुवः नहीं, लैपटॉप स्वः से जुड़ा हूँ मैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी मिथिलेश भैया आप म्यूट हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत है पुनः। अरविंद्र भैया हैं, चंदन भाई हैं हम लोग के साथ। आत्म प्रबंधन, आज जैसा भैया कुछ PDF बनाए हैं और हम सबको जल्द ही वो शेयर करेंगे और बताएंगे अपने तरीके से। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो भूगर्भ मंच कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आप लोगों को बताते हुए हर्ष होती है, खुशी होती है। निस्वार्थ भाव, निःशुल्क, बिल्कुल भी
और चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो या इंग्लिश, जिसका कमज़ोर है बिहार से जो बच्चे पढ़े हैं और जॉब में दिक्कत आती है तो इंग्लिश के क्लास चलते हैं। सुबह योग का भी क्लास होता है हर दिन, अध्यात्म की भी क्लास हमेशा होती रहती है। आज शनिवार को जैसे हम सब ने रखा है, फिर आगे भी इसी तरह से आप सबका साथ रहेगा, हम सब इसको कंटिन्यू रखेंगे। और शादी विवाह की भी चर्चा का ग्रुप है। हर तरह से क्लाउड का भी रविवार या सोमवार को क्लास होता है। जिस बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी कम है या उसमें भी सिखाया जाता है। तो बस हम सिखाने वाले की कमी नहीं है, बस बच्चे डिवोटेड हों पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें करना नहीं है, हमें घर बैठे ही नौकरी मिलनी चाहिए, घर से ही मैं जाऊं, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं। और जहाँ तक आत्म प्रबंधन की बात है, मिथिलेश भैया आप हो जाए ऑडिबल तो बता दें भैया, अनम्यूट होके। तो आत्म प्रबंधन मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम सेल्फ को जानना चाहिए कि सेल्फ है क्या, सेल्फ क्या होता है। पूरा जीवन हम जैसे एक पते को, एक एड्रेस है हमारे पास और उसको खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं है कि क्या है ना। उस तरह से हम पूरे जीवन भटक रहे हैं। और एक नाम का लेवल, सिंह हैं, चौधरी हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, ये टाइटल लेके घूम रहे हैं। हम औरत हैं, हम लड़का है, हम लड़की हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, ये टाइटल लेके घूम रहे हैं। अपने आप को मतलब हुए माई, गुरुदेव ने बोला तुम क्या हो, ये पहले अपने आप को जानना है। हम सबको अपना पता खुद ढूंढना है, उसी को हम भूल गए हैं। अपना ही पता मालूम नहीं। आप सोचिए एक इंसान जब जिसको अपना नाम ना पता हो, अपना पता ना पता हो, तो उसकी क्या विचलित स्थिति होती है। वही आज मनुष्य की विचलित स्थिति है। हम भटक रहे हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारा घर, पूरा जीवन की कमाई घर बनाने में लगा दिए, पूरे जीवन की कमाई बच्चों को बनाने में लगा दिए, और अपने जो जहाँ हमारे मनुष्य जीवन की मंजिल है, जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ जो सबसे बड़ी सच्चाई है, उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की, कभी कोशिश नहीं किए। उसको जानना ही है, सेल्फ, अपने आप को जानना। ऐसा कौन सा चीज है जो हम अभी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अगले ही मिनट पता नहीं होगा, यदि प्राण निकल जाए तो वो इस शरीर को कोई भी नहीं पूछेगा। इस शरीर को, ये आंखें उसी तरह रह जाएंगी, ये कान उसी तरह रह जाएंगे, ये हाथ उसी तरह रह जाएंगे, ये पैर उसी तरह, ये शरीर उसी तरह रह जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो निकल जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं रह जाता, ये शरीर ठंडा हो जाता है। और इसे घर में भी रखने को कोई थोड़ी देर तैयार नहीं होते हैं। और वो है हमारी मंजिल, और हमारे अंदर ही वो है। उसके निकल जाने से कोई वजन भी कम नहीं होता, कोई कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर वही ईश्वर है और हम सब उसी के अंश हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम, मानव जीवन हमारा, कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और वो हमारे अंदर ही है। उसको महसूस करना, उसको फील करना। कुछ पल, मैं गायत्री मंत्र लगातार अभी क्यों बोल रही थी, क्योंकि शाम का समय है, संध्या वंदन का समय है, और हम सब एक साथ मिलके यदि पूरे ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र एक स्वर में एक साथ करें, तो जैसे यदि पूरे वर्ल्ड के लोग या सिर्फ इंडिया के ही लोग बोल दें कि एक बार गायत्री मंत्र एक समय में करेंगे, तो 1000 से अधिक न्यूक्लियर बम की तरह उसका इफेक्ट पड़ेगा पूरे वातावरण को शुद्ध करने में। जी भैया का मुझे लग रहा है प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है।
धन्यवाद भैया, आप करें। मिथिलेश भैया आप अनम्यूट हो। जी प्रणाम भैया, आपको मैंने म्यूट किया था, आप अनम्यूट हो। स्वागत है मिथिलेश भैया। अनम्यूट योरसेल्फ मिथिलेश भैया। सूरज कुमार के आईडी से हमारे साथ हैं, स्वागत है। आप अपने बारे में बताएंगे कुछ? आप लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है, मेरी आवाज जा रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है निरंजन भाई? जी तो प्रेजेंटेशन शुरू करें। मिथिलेश भी अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो सत्या भाई करेंगे। आर वी लिविंग द लाइफ वी, मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना आता, देखो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। इंटेंड टू लीव, तो बताएंगे भैया। हाँ मिथिलेश भैया बिल्कुल नहीं हो रहा है अनम्यूट। डू वी इंजॉय हैप्पीनेस कंसिस्टेंटली, इसको सही बता दो भैया कोई अनम्यूट होके। कंसिस्टेंटली, कहाँ समस्या आ रही है मिथिलेश भैया? सत्या भाई हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस भैया। हाँ जी चल ठीक है। हाँ आज थोड़ा सा ठीक, टेक्निकल थैंक यू। गैजअप वगैरह रहता है, ठीक। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। तो नो अभी कोई बात नहीं भैया। अभी जी अभी रिमोट स्टार्ट कंट्रोल करें। हमारा कंट्रोल सत्ता भाई के पास है, ठीक है। तो वो चलाते रहेंगे। तो आज जब मैं चर्चा कर रहा था इस बात की कि ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा था कि और जो क्वेश्चन जो पूछा था, सत्ता जी क्वेश्चन दिखाएंगे क्या मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था, जो हम सभी पूछते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सत्ता जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हम जो आपने पूछते हैं कि आर वी लिविंग द लाइफ वी इंटेंड टू लिव, जिस तरह की जिंदगी जीना हम चाहते हैं, क्या हम उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? तो मैंने अपने आप से एक दिन मेडिटेशन करते हुए क्वेश्चन पूछा था, ध्यान करते हुए। तो मेरा उत्तर है कि नहीं, जिस तरह की जिंदगी में जीना चाहता था उस तरह की जिंदगी अभी नहीं जी रहा हूं मैं, कुछ और तरह की जिंदगी जीना चाहता था। इसका आंसर मुझे नो मिला। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने पूछा कि क्या मैं हमेशा लगातार हैप्पीनेस एंजॉय करता हूं, तो इसका भी आंसर मुझे नो मिला, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अब जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह की जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं, और हम हमेशा हैप्पीनेस को, प्रसन्नता को क्यों कॉन्स्टेंटली लगातार मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की मैंने कोशिश किया, और उसका एक दो स्टेप आज पहले स्टेप के रूप में चर्चा कर रहा हूं मैं, जो शायद आप लोग को अच्छा लगे। नेक्स्ट स्लाइड भैया, सत्ता जी नेक्स्ट स्लाइड। अब यह जो आप सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो वेदांत के आधार पर है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव नहीं है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में आत्मा का कंसेप्ट नहीं आता है। ह्यूमन पर्सनालिटी को हम 3 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। एक तो बाह्य शरीर, स्थूल शरीर से कह सकते हैं आप, बॉडी, उसके अंदर मन होता है और मन के अंदर आत्मा होती है। सामान्य तौर पर सेल्फ मैनेजमेंट को हम ऐसे समझते हैं कि वो आदमी अपनी दिनचर्या का काम कैसे करता है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मेरा पर्सपेक्टिव जस्ट उल्टा होगा। आत्म प्रबंधन, मैंने स्व प्रबंधन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है आत्म प्रबंधन, न कि स्व प्रबंधन नहीं है। तो हम इसमें आप आगे देखेंगे कि सेल्फ ही जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। इंटर्न बॉडी और माइंड के माध्यम से हम सेल्फ को भी जान सकते हैं। ह्यूमन पर्सनालिटी में इट इज द सेल्फ व्हिच मैनिफेस्टिंग थ्रू द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि माइंड और बॉडी एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे डमरू होता है आपका, चाहे आप नट एंड बोल्ट होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
उसी तरह से माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों एक साथ संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हम माइंड का इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है, बॉडी का इफेक्ट माइंड पर पड़ता है। देखिए आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें इस बात की हम चर्चा करेंगे कि माइंड कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेल्फ मैनेज एवरीथिंग। वाई सेल्फ मैनेजमेंट? इट इज द सेल्फ व्हिच मैनेज एवरीथिंग। जो आत्मा ही है सभी का प्रबंधन करती रहती है ना। तो इसलिए हम आत्मा के बारे जानने की कोशिश करेंगे। और सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। शरीर के और मन को यदि हम प्रबंधित कर पाए तो आत्म प्रबंधन की दिशा में हम कदम बढ़ा लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे साइड में पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर में देखिए कैसे एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के बिना दूसरा अधूरा है। नेक्स्ट स्लाइड। इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। जो इसेंशियल एस्पेक्ट्स है, जो इसके महत्वपूर्ण पहलू है, आवश्यक पहलू है जिसके बिना सेल्फ मैनेजमेंट अधूरा है, उसकी हम बात करेंगे। हमारे अनुभव, जैसे कहते हैं कि बिहेवियर इज एक्सटर्नल और एक्सपीरियंस इज इंटरनल। तो सीट ऑफ एक्सपीरियंस, जहां हम अनुभव करते हैं वो चीज़ बाहर नहीं है, वो अंदर है। कोई घटना घटती है, कोई आदमी अपने विचार हमें गाली देता है या हमारी प्रशंसा करता है, जो भी होता है, या हमें चोट लगती है बॉडी को या मन को, तो उसका हम अनुभव अंदर की तरफ करते हैं। इसलिए हम अंदर की चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अवेयर। जब हम जागरूक रहते हैं तभी हम अनुभव को ग्राह्य कर पाते हैं। जैसे आप सामान्य तौर पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और जब आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार दोबारा कहना, मैं तो कहीं और दिमाग चला गया था। यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, स्लाइड पीछे ले जाएंगे सत्ता जी। हमारे पास भगवान ऐसी क्षमता दे रखा है कि हम अपने थॉट को, अपने विचारों को भी, जब हम अवेयर रहते हैं तो विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि हम अवेयर रहते हैं तो अपनी भावनाओं को हम मूल्यों के साथ जोड़ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे भावनाओं को मूल्यों के साथ जोड़ेंगे और कैसे विचारों को जागरूकता के साथ जोड़ेंगे। और द कैपेबिलिटी टू सबऑर्डिनेट कंपल्सिव बिहेवियर टू कॉन्शियस बिहेवियर। इसमें क्या है कि अब आप आगे देखेंगे, चर्चा हम करेंगे कि सामान्य तौर पर 99.99% हम सभी, मैं आप लोग की तरीके मैं अपनी तो जरूर कहूँगा मैं कि हमारा बिहेवियर कंपल्सिव बिहेवियर होता है। अब आगे जानेंगे कि कंपल्सिव बिहेवियर क्या है, कॉन्शियस बिहेवियर क्या है, और पूरी सेल्फ मैनेजमेंट की जो यात्रा है वह कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ है। और एक बात जैसे विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। तो इसी तरह से मैंने कहा कि वी आर एट द हेल्म ऑफ चेंज। अभी हमको ये परिवर्तन करना है, जो यात्रा हमारी शुरू होगी वह कंपल्सिव से कॉन्शियस की तरफ जब जाएगी तो वो उसके परिवर्तन का आधार हम ही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। यह प्रेजेंटेशन एक छोटा सा माध्यम है जो आपके थॉट को प्रोवोक करेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। We can live the life we want provided we awaken the reality within। अंदर की जब हम आंतरिक जागरूकता आती है तभी जिस तरह की हम जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह की जिंदगी जी सकते हैं। जब तक हमारे अंदर आंतरिक जागरूकता नहीं आएगी तब तक उस तरह जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरह से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपना जो है आंतरिक जागरूकता को बढ़ाएं। हम उसी आंतरिक जागरूकता के बढ़ाने के कदम में यह प्रेजेंटेशन एक कड़ी है। यह हम सामान्य तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत आसान है डेवलप ए कंपल्सिव हैबिट करने के लिए, बहुत आसान, इजी टू डेवलप कंपल्सिव हैबिट। जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर से ट्रेनिंग होती है तो कंपल्सिव हैबिट कर देते हैं, मतलब बार बार आप कंपल्सिव, आपको मजबूर हो जाते हैं, आप अनचाहे में कॉन्शियसली काम को करते रहते हैं। और कंपल्सिव में क्या होता है, जब आप मजबूर होते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को, आप इच्छा को नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मन आपका इच्छा कुछ और कुछ कर रहा है, आप और कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कंपल्सिव हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक शराबी आदमी है, वो चाहता है कि शराब पीना छोड़ दें, लेकिन उसके बाद से आप क्या देखेंगे कि फिर भी वो कंपल्सिव हो जाता है, शराब पीना कंसीडर रहता है। तो ये कंपल्सिव हैबिट रहता है। तो हमारी यात्रा कंपल्सिव से कॉन्शियस की तरफ जाएगी। तो यह हमें जरूरत है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस बने, कंपल्सिव न बने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब हम जानते हैं कि कंपल्सिव और कॉन्शियस पर्सन्स में डिफरेंस कैसे होता है। हम कैसे जान पाएँगे कि कौन सा आदमी आपका कंपल्सिव बिहेवियर का है, कौन सा आदमी कॉन्शियस बिहेवियर का है, और क्यों मैं अपने प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ कि सेल्फ मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वह कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ जाने का है। तो यहाँ स्लाइड के माध्यम, चार्ट के माध्यम से बनाया रखा मैंने कि देखिए जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स ओपिनियंस एंड इमोशंस। अक्सर जो कंपल्सिव बिहेवियर था, किसी ने मुझे गाली दिया तो मैं भी उसको गाली दूंगा, मैं किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है। किसी ने प्रशंसा किया हम उसके प्रशंसक बन गए, किसी ने आलोचना किया तो हम उसके दुश्मन बन गए। तो आप इस तरह से आप देखते हैं क्या कि आपका जो बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कंसर्न होता है, जैसे मोबाइल से, गैजेट से, या कोई बात कर सकता है। तो एक कंपल्सिव बिहेवियर का, कंपल्सिव बिहेवियर का आदमी हमेशा अपने बाह्य कारकों से नियंत्रित होता है, जबकि कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी नॉट एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, वो बाह्य कारणों से नियंत्रित नहीं होता है, न दूसरे के विचारों से प्रभावित होता है, और न उसके भावनाओं से गौन होता है। कोई गाली देगा तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, अपने विचारों को करेगा कि गाली क्यों दे रहा है, गाली के पीछे सोचने की उसकी भावना क्या है। तो ये कॉन्शियस बिहेवियर वाले पर्सन में ये अंतर होता है और कंपल्सिव बिहेवियर में। कंपल्सिव बिहेवियर का आदमी हमेशा बाह्य कारकों से नियंत्रित होता है। बाह्य कारकों में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट भी होता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, किसी का बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज कारणों से वो बाउंड होता है। जबकि कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी वो बाह्य कारकों पर कतई निर्भर नहीं करता है, वो जानता है कि ऐसा आदमी क्यों कह रहा है, कैसे कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आते हैं द लेसर कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स एंड इमोशंस। जो आदमी का कंपल्सिव बिहेवियर होता है, ठीक है, आप समान तौर पर समझ सकते हैं कि कोई एक रिएक्शन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो जो आदमी रिएक्शन, जो कंपल्सिव बिहेवियर का आदमी होता है वो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, जबकि कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी रिस्पॉन्स करता है। अब जो कंपल्सिव बिहेवियर का आदमी रहेगा उसका अपने ऊपर कंट्रोल जो होगा, विचारों के ऊपर और अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं रहेगा। किसी ने गाली दिया हमने भी गाली दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अपने भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दूसरी तरफ से जाएंगे, नाउ जो कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी जो होगा वो मोर कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स, अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। दूसरा आप आगे नीचे आते हैं, अनअवेयर अबाउट हैपनिंग्स इन माइंड। जो कॉन्शियस बिहेवियर, सॉरी कंपल्सिव बिहेवियर का जो आदमी है वह, उसको पता नहीं चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कुछ और चलता रहता है, और उसके बाद से और वो अपने सुन कर रिएक्शन करता रहता है, उसके बारे में जागरूकता नहीं रहती उसका मन क्या सोच रहा है, तो प्रतिक्रियावादी होता है। जबकि सेल्फ अवेयरनेस, जो कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी होगा, जो कॉन्शियस आदमी होगा, उसको अपनी जागरूकता होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजों को विजडम से डिसाइड करता रहता है। और जो कंपल्सिव बिहेवियर का आदमी है वो यदि इसमें और कंपल्सिवनेस उसका बढ़ता जाएगा तो आप उसके अंदर इंटेलिजेंस जो होगा, वो बुद्धि जो होगी वो डल होती जाएगी। जबकि कॉन्शियस बिहेवियर का आदमी जो होगा शार्पर इंटेलिजेंस होता, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड सत्या भाई। इसके पीछे स्लाइड दिखाएंगे, हाँ नेक्स्ट स्लाइड थी। अब आप देखिए कि हम आगे इसके बढ़ते हैं कि तो मुख्यतः यात्रा क्या हमारी है कि इस कारणों से हमें हर आदमी को सेल्फ मैनेजमेंट के पहला स्टेप हमने आगे सीखा कि हमें हमारा जो बिहेवियर कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ जाना चाहिए। दूसरा चीज देखते हैं कि हम आज बीमारी की बात करेंगे, डिजीज की अलग डिफिनेशन देंगे हम, डिजीज का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब आप असहज होते हैं, जैसे रूट कॉजेज ऑफ डिजीज, मैं डिजीज की बात ये यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी बहुत बड़ी समस्या रहती है और उसके बिना सेल्फ मैनेजमेंट अधूरा रहता है। तो पहले हम अपने स्वास्थ्य को, डिजीज को समझते हैं। डिजीज जैसे इसकी परिभाषा है, डिज इज मतलब क्या है, वेन वी डू नॉट फील एट इज, जब हम सहजता महसूस नहीं करते हैं तो वो डिजीज हो जाती है, ठीक है। डिजीज का डिफिनेशन है, जब भी आप असहज हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका फिजिकल और मेंटल, आपका कहीं ना कहीं आप डिजीज आपके अंदर है, अभी सहज नहीं है। तो अब इसको आयुर्वेदा में क्या है, मैं एलोपैथी की बात नहीं करूंगा, मैं आयुर्वेदा में रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निज रोगा है और दूसरा जो है अज्ञातु रोगा है। अज्ञातु रोगा में मतलब क्या है, निज रोगा में जो आपके कारण से होता है, आपके जो इम्बैलेंस इन इंटरनल फैक्टर्स, आपके आंतरिक जो फैक्टर्स होते हैं यदि उसमें इम्बैलेंस आता है, विचारों में, भावनाओं में बैलेंसिंग नहीं रहेगा आपका, तो आप उसमें देखेंगे कि आपका निज रोग होगा।
मेडिकल साइंस भी बहुत कुछ इस बात को मानता है कि बहुत सारे कारण हमारे निज रोग के नाते होते हैं। और आज जो मैं प्रेजेंटेशन का हिस्सा बता रहा हूँ, निज रोग को ही सफल ये एड्रेस करने की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा जो है वह इम्बैलेंस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे आपका इन्फेक्शन हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, और चाहे इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, बहुत सारे कारण हो गए, उससे होता है, उसको आकांक्षी रोग बोलते हैं हम। अब निज रोगा में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर बैलेंसेज इम्बैलेंसेज इंटरनल फैक्टर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, ऐसा मेडिकल साइंस पे भी रिसर्च करता है, एलोपैथिक वाले भी, वेस्टर्न वाले भी मानते रहते हैं कि बहुत सारे बीमारियों के कारण हमारा जो है मन के ऊपर नियंत्रण के नाते होता है, जिसको हम साइकोसिमोटिक डिजीज बोलते हैं। जैसे आपका मनोशारीरिक रोग बोलते हैं, मन और शरीर का दोनों का समन्वय होता है। मन जो है शरीर को नियंत्रण करता है, रोग करता है। तो साइकोसिमेट्रिक की आप इसका डिफिनेशन देखेंगे तो साइक मीन्स होता है माइंड, और सोमा मीन्स होता है सेल्स ऑफ द बॉडी। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका जो दोनों चीज आपका जो ऐसे भी सारे रोग जो हैं, जो मन के हमारे निगेटिव होने के नाते बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। यदि आदमी बहुत सारे गुस्से में रहता है तो उसके पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए आप बगल में डायग्राम देखिएगा, यदि माइंड से देखिएगा तो सारे सारे ऑर्गन्स हमारे जो बॉडी के ऊपर से नीचे तक अफेक्टेड हो रहे हैं। डायग्राम आप लीजिएगा, यदि आपका पॉजिटिव माइंड नहीं है तो सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते रहते हैं। तो पूरा हमारा चैलेंजेस क्या है कि हम माइंड को कैसे पॉजिटिव करें। एवरीथिंग और फिजिकल सिस्टम, बॉडी का सिस्टम है, चाहे ब्लड फ्लो हो, चाहे हीमोग्लोबिन लेवल हो, चाहे हार्ट रेट हो, चाहे लीवर और किडनी फंक्शन हो, सब कुछ बहुत कुछ मेडिकल साइंस इस बात को मानता है कि हमारे माइंड जो है हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई क्रोनिक डिजीज होता है तो क्या बोलता है कि आप पहले खुश रहिए, काम रहिए, शांत रहिए, उसके बाद से सारा कुछ अपनी बात करता है, और इसीलिए आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाने की कोशिश करता है। नाउ अब हम किस तरह के विचारों को प्रोसेस करते रहते हैं, तो इसलिए यदि हमारे विचार बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो हम से रोग से, बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारे विचार निगेटिव रहते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को पाल लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें। अब आगे चैलेंजेस देखेंगे कि अपने माइंड को हमेशा कैसे पॉजिटिव रखें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने अपनी बात को कहा, उसी बात को स्लाइड में दिखाया गया है, बॉडी फॉलोज द माइंड। तो माइंड को जो है बॉडी फॉलो करता है। बॉडी जो है जैसे मन रहता है, मन को फॉलो करता है। मन में गुस्सा आया, 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है। मन में प्यार उमड़ा, उसको लगे पुचकारने। इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे एक्शन जो है, बॉडी जो है मन के हिसाब से चलता रहता है। जैसे मन कहता रहता है उस हिसाब से आपको करता है। मन क्या ताली बजाए तो ताली बजाते रहते हैं। तो बॉडी फॉलोज द माइंड। What happens in the body is the direct result of it following the nature of the mind. अब दो आदमी का भी आप देखेंगे कि जैसे नेचर ऑफ माइंड, मन की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। द माइंड डज नॉट गेट क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। सबसे इंपॉर्टेंट बात सेकंड पॉइंट है, मन का अपने आप में निर्माण नहीं होता, अपने आप से मन का निर्माण नहीं होता है। इट इज पॉसिबल बाय नेचर, इट इज पॉजिटिव बाय नेचर, इट इज बिकॉज वी मेड इट लाइक दैट वन। मन को हम पॉजिटिव बना सकते हैं और निगेटिव बना सकते हैं। तो यदि किसी का मन पॉजिटिव है तो इसलिए नहीं पॉजिटिव है कि उसका जन्मजात पॉजिटिव जन्म लिया है, इसलिए उसका पॉजिटिव है कि उसने इफर्ट करके अपने मन को पॉजिटिव बनाया है। अब मन को कैसे पॉजिटिव कराएंगे, इसके आगे हम चलते रहते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मन की संरचना जो है, मन, बहुत सारे लोग मन को मानते हैं कि ब्रेन का फंक्शन है, बट ऐसा बात नहीं है। मन जो सबके अंदर है, यहाँ तक कि सेल्स के अंदर भी मेमोरी रहती है। तो अब कंटेंट ऑफ जो माइंड है वो 2 भागों से बढ़ता है, ब्रॉडली हम कह सकते हैं। एक तो डाटा है, आंकड़े जो होते हैं, वी टेक इन थ्रू द सेंसेस, जो हम सेंस ऑर्गन के माध्यम से, आंख से, नाक से, त्वचा से, जैसे मैंने बहुत एक बार प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग ऑफ माइंड मैनेजमेंट में दिया था मैंने, आप लोग को याद होगा, सारे सेंसेस से आपको आता रहता है। तो डाटा वी टेक थ्रू द सेंसेस, एक उससे हमारा माइंड का कंटेंट होता है। व्हाट्सएप से जो मैसेज देखते हैं, उसे देखने से आपका जो कंटेंट आपके अंदर जाता है। दूसरा क्या है, मेमोरी, स्मरण शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जो होती है, ऑल इम्प्रेशन दैट वी हैव रजिस्टर्ड इन द पास्ट, पूर्व जन्मों की जो आते हमारी पड़ी हुई है, जो हमने देखा है, वह हमारी स्मृति काम करती है। तो एक यदि हम कंटेंट ऑफ द माइंड में डाटा को, मेमोरी को, इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सके तो हमारा माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब डाटा में क्या है, वी टेक थ्रू द सेंसेस, सेंस में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसको विवेक का अप्लाई करके हम इस पे कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि जैसा आप डाटा लेंगे वैसे आपका इंप्रेशन होगा, इंप्रेशन आपको एक्टिविटी से भी बनता है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब मैं आपको जो माइंड का और बॉडी का रिलेशन है उसमें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो एक्चुअली घटना घटी, अमेरिका में घटना घटी। अमेरिका में एक डॉक्टर थे और डॉक्टर जो थे वह 80 साल की उम्र में भी 60-70 में सबका इलाज करते थे और बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस चलती थी। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि जो खाली समय बचता था वह गरीब बेसहारा असहारा बच्चों को जो है अपना हेल्प करके उनका भरण पोषण करते थे। उस जो जब कोई भी पूछता था हाउ आर यू सर, तो बोलते आई एम डूइंग वेरी वेल। जब भी पूछे वह आई एम डूइंग वेरी वेल। किसी तरह से 80 साल के आते हुए पूछते पर 85 इयर्स ओल्ड होने के बाद से उसकी तबीयत खराब हुई किसी कारण से और उसके बाद से उनका देहांत हो गया। सारे लोग बहुत दुखी हुए, इतना अच्छा इंसान का देहांत हो गया। किसी कारणों से उनका पोस्टमार्टम कराना पड़ा और पोस्टमार्टम कराने के बाद से जो रिपोर्ट आई तो सारे डॉक्टर भौचक्के रह गए। रिपोर्ट ये आई थी कि उनको बहुत सारे चीज, उनको कैंसर था अंदर के पार्ट में, बट उनको अवेयरनेस नहीं था कि कैंसर उनको है। और चूंकि उनका माइंड बहुत पॉजिटिव था और जब भी पूछते थे आई एम डूइंग वेरी वेल, उसके बाद से भी सारे अंदर के पार्ट्स नेगेटिव पार्ट्स खराब होते हुए भी उनके चेहरे पर कोई रोशनी नहीं आई, चेहरे पर कोई मुरझाहट नहीं आई और ही डूइंग वेरी वेल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहेंगे। जब कोई मिलता है तो पूछे हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इस थॉट प्रोसेस का भी अंतर पड़ता रहता है। तो द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर लाइफ इज इन द सेल्फ मैनेजमेंट इज हाउ टू मेक माइंड पॉजिटिव। इसके आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मेक पॉजिटिव द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड। डिफॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग अंग्रेजी में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे। तो बंदा दीदी कह रहे थे कि आज भी अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देंगे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों करता हूँ। मैं कुछ मेरे एयरफोर्स के साथी जो हिंदी में अनकंफर्टेबल रहते हैं, कभी कभी जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं स्लाइड अंग्रेजी में बनाता हूँ, बातें हिंदी में करता हूँ ताकि स्लाइड से वो समझ सकें। तो डिफॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि अपने आप जो अवस्था आ जाती है वह उसको डिफॉल्ट स्टेट कहते हैं, है ना। सामान्य तौर पर क्या होता है कि इंसान के अंदर कि यदि कोई प्रशंसा किया तो आपका मन खुश हो जाता है, आलोचना किया तो आपका मन दुखी हो जाता है। तो ग्राफ आपको साइन वेव से ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं इस बात ही कर रहा हूँ कि अपने मन को कैसे हम पॉजिटिव करें हमेशा, कि अपने आप मन अपने आप बिना इन्हें एफर्ट लगाए अपने आप जो उसकी सामान्य जो अवस्था रहेगी वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए 3 स्टेप्स है। प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशन, दोनों इसको इंक्लूड किया है मैंने। योगा करें आप, मन्ना दीदी योगा भी कराती रहती हैं, आप योगा खुद भी कर सकते हैं। दूसरा है रिप्लेसिंग थॉट्स, जो हमारे देखिए सेकंड स्लाइड पे का है, देखिए थॉट्स बच्ची इसमें थॉट दे रही है, ठीक है। अपने थॉट्स को लेकर के आप करते रहिए, विचारों को बदलते रहिए हमेशा, नई ऊर्जा देते रहिए। और रिप्लेसिंग हैबिट्स, और अपने आदतों को सुधार कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी आदतें होती हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मैन्युफैक्चरिंग ए पॉजिटिव माइंड। अब इस माइंड में आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोदी जी ने पंच प्रण दिया। तो पानी मुझे गिलास में थोड़ा, 1 मिनट थोड़ा पानी पीता हूँ। गिलास में ना, गिलास में बॉटल में होगा, दूसरा गिलास। मोदी जी ने पंच प्रण का संकल्प दिया विकसित भारत बनने के लिए, और मैं आपके सामने विकसित मानव बनने के लिए संकल्प दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मोदी जी के साथ पैरेलल चलने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। मोदी जी ने दिया विकसित भारत का कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट दिया विकसित एवं आनंदमय भारत का निर्माण कैसे करें हम। तो इस आनंदमय भारत के अंदर एक कड़ी है। तो मोदी जी ने पंच प्रण दिया था, आपको याद होगा आप लोगों को, विकसित भारत के लिए। तो मैं विकसित मानव के लिए ये पंच प्रण का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। उसमें देखिए फर्स्ट प्रण क्या है, पहले पांचों प्रण को मैं पढ़ देता हूँ मैं, फिर एक एक प्रण की हम पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्रण, पहला प्रण मतलब रिजोल्यूशन। पहला रिजोल्यूशन क्या है? अप्रिशिएट ऑल दैट इज गुड इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसको हम प्रशंसा करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको समझें हम। सेकेंड प्रण, दूसरा प्रण क्या लें? हम आज सभी रिजोल्यूशन लेंगे, मैं तो ले ही रहा हूं मैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी रिजोल्यूशन लेंगे आज। दूसरा प्रण है बी ग्रेटफुल एंड काउंट द ब्लेसिंग्स इन लाइफ। आप कृतज्ञता भाव रखें और जो कुछ भी आपके अंदर जिंदगी में ईश्वर ने दिया है उसकी आप गणना करते रहें कि ईश्वर ने आपको क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें दिया हुआ है। तीसरा प्रण है
हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड्स विद ग्रीटिंग्स। हमेशा जब किसी को नमस्कार करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। मैं पुनः इस पर एक एक करके आऊंगा। मैं पहले ससरीका से पांचों प्रण पर बात कर लेता हूं। मैं चौथा प्रण है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लविंग एंड शेयरिंग। हैबिट को ना करें, रिप्लेसिंग द न्यू हैबिट्स। फिफ्थ प्रण, पांचवा और अंतिम प्रण है अप्रिशिएट ऑल दैट इज गुड इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वह अच्छा चीज है। ये थोड़ा गलती यहाँ पर हुआ है कि कट कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया। पांचवा प्रण और पहला प्रण एक ही तरह से हो गया है। पांचवा प्रण ये है कि इंगेज योर माइंड इन द हायर एक्टिविटीज। सॉरी फॉर दैट, ये जो पांचवा है पहले का कॉपी हो गया है बुझाते वक्त। पांचवा प्रण ये है इंगेज द माइंड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या है, और उपनिषद से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे रहता है इसमें, और इसको आज के जमाने में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है यंग जनरेशन के साथ, ओल्डर जनरेशन के साथ क्या है, और कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स अब मैं प्रेजेंटेशन में कर सकता हूँ। ये मेरा है, इस थोड़ा सा डिलीवेट करूंगा मैं। अप्रिशिएट ऑल दैट इज गुड इन आवर लाइफ, सभी कहते हैं, लेकिन कैसे करें आपकी जिंदगी में जो है। तो आपका सबसे पहले जब गुड तब नजर आता है जब अपने से आप नीचे वालों से तुलना करेंगे तब। जैसे आप स्वस्थ हैं, आप रोगी से तुलना कीजिए। आप धनवान हैं, अपने गरीब से तुलना कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे से तुलना कीजिए। ठीक है, तो आपके अंदर माता पिता जीवित जो भी आपके अंदर है उसको आप उससे अप्रिशिएट कर पाएंगे जब नीचे वाले से कंपेयर करेंगे तब। कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज आपसे वार्ता कर रहा हूँ। मैं मेरी बातों को 8-10 लोग, 12 लोग, 15 लोग सुन रहे हैं। ठीक है, सारे प्रबुद्ध लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, एक से एक प्रबुद्ध लोग सुन रहे हैं। तो आप इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बी ग्रेटफुल एंड काउंट द ब्लेसिंग्स इन लाइफ। जिंदगी में आपको बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है और आप उसके प्रति आभार व्यक्त करें। अब आभार व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने पुराने प्रेजेंटेशन में कहा था कि खाना आपके सामने, भोजन आपके सामने आता है तो उसमें कम से कम 15 लोगों का योगदान रहता है। कम से कम 15 लोगों का योगदान रहता है। तो खाना खाते वक्त आप उन 15 लोगों को याद करें कि जिस किसान ने अन्न उपजाया है, जिस व्यापारी ने दिया है, जिस मिल जो आटा पीसने वाले, गेहूं पीसने वालों ने गेहूं आटा का निर्माण किया है, जिस मम्मी या पापा या वो पति ने खाना बनाया है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन में, तो सबको याद करते हुए आप उसमें आप ग्रेटफुल रहें। ध्यान दीजिए आप कि ये ग्रेटफुल आपकी चॉइस नहीं है। ये आपकी ग्रेटफुल आपकी चॉइस नहीं है, ग्रेटफुल हो या ना ग्रेटफुल हो। यदि आप ग्रेटफुल नहीं रहते हैं तो जिन लोगों ने एफर्ट किया है उन लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसके आते आपका माइंड चेंज होता है और कभी माइंड आपका पीस में नहीं रहेगा। इसलिए ये मस्ट है कि हम सेकेंड पॉइंट जो है, जो लोग भी हमारी जिंदगी में जितना भी किए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करें। माता पिता है, प्रकृति है, देश है, मित्र है, गुरु है, ठीक है, जो भी आपके है, एल्डर्स है, उनके प्रति आप ग्रेटफुल रहें। जब खाना खाना बैठते हैं तो जिसने भोजन बनाया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें आप। जिस शिक्षक ने ज्ञान दिया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें आप। तो कृतज्ञता का भाव रहने से आपका माइंड बहुत पीस में रहेगा, उससे की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो सेकेंड रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हम सभी जो ग्रेटफुल रहें, और इसको आपकी चॉइस नहीं करके ये आपको करना ही होगा, तभी आपका सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। थर्ड जो है प्रण है, तीसरा प्रण हम लेते हैं हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड विद ग्रीटिंग्स। हमारे यहाँ क्या है कि हम नमस्कार करने की बात रहती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है कि एक एटीट्यूड जो एक से दूसरे को जोड़ता है, हमसे जो दूसरे को जोड़ता है, ऐसा एटीट्यूड, प्रेम, करुणा, प्रसन्नता, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ती है, तो उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। निगेटिव एटीट्यूड उसको बोलते हैं जो आपको एक दूसरे से विलग करती है, जैसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग करती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, केवल अपने प्रति ही नहीं दूसरे के प्रति भी रखें जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कर रखा है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा करके उसको नमस्कार करें। आप नमस्कार करने के बाद से उसके अंदर कोई अच्छा गुण है उसकी आप प्रशंसा करें आप, और प्रशंसा इसलिए न करें कि वो खुश होगा, पर आपके अंदर दृष्टिकोण इस तरह होनी चाहिए कि उसके अंदर अच्छी चीज है, उसके अंदर आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ, चौथा प्रण है आज का, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लविंग एंड शेयरिंग। आप इस चीज को, एक दूसरे को प्यार करना और एक दूसरे को शेयर करना सीखें। शेयरिंग आप, जैसे मैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज कर रहा हूँ, कोई शेयरिंग ऑफ फूड करता है, कोई शेयरिंग ऑफ जो है मनी करता है,
ये हैबिट लगातार करने से हैबिट बनती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाना मैं चाहूँगा मैं, घटना। घटना तो नहीं है, अब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जीवन में हम अर्थमेटिकल हो गए, लॉजिकल ज़्यादा हो गए आजकल। तो लॉजिकल में क्या होता है कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 - 2 = 0 हो जाता है। और ये चीज़ चूँकि हमारे पास लॉजिकल इंटेलिजेंस इतना ज़िंदगी में घुस गया है कि हम जो ये लविंग एंड शेयरिंग इस चीज़ को भूल गए हैं और ये समझते हैं कि शेयरिंग करने से हमारा घाटा होगा, जो कि ऐसी बात नहीं है। इस बातों को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं। एक माँ है जो खाना बनाती है, सपोज़ कि सुबह उसका बेटा आता है और बेटा आता है बाहर से घूम फिर के आता है या बाहर से नौकरी करके आता है, उसको बड़े प्रेम से, उत्साह से माँ उसे खाना-वाना बनाती रहती है, ठीक है? और समझो कि शाम को उसकी बेटी भी आ जाती है। शाम को उसकी बेटी भी आ जाती है, जॉब करके आती है, तो आप देखेंगे कि उस बेटी को माँ भी जो है, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। वह उसी तरह से शेयर कर रही है, उसी तरह से उसी प्रेम से उस बेटी को भी खाना बना के खिला रही है। यदि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन को देखें, तो यदि पहला जो लविंग एंड शेयरिंग था, पहले वाले बेटे को जब दे दिया माँ ने, तो फिर 0 हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ऐसा होता नहीं है। इट्स नॉट द लॉजिकल व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इट हियर। तो हमें आपका लाइव हैबिट जो लविंग एंड शेयरिंग के हमें हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा और इससे हमारा मन बहुत शांत रहेगा और सेल्फ मैनेजमेंट की दिशा में एक चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रण है। और पांचवा जो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, अपने मन को हमेशा ऊंची एक्टिविटीज में रखते रहें। अच्छा म्यूजिक सुनिए, आप अच्छा म्यूजिक सुनते रहें, अच्छी कविता लिखें, अच्छे आर्टिकल लिखें, अच्छा प्रेजेंटेशन दें, अच्छी बुक पढ़ें आप। तो इस सारी चीज़ों से आपको जो अपने माइंड को जो है, आप जब इस चीज़ को करते हैं, एक्टिविटी इंगेज रखते हैं, तो माइंड आपका हमेशा अच्छी तरह मैनेजमेंट रहेगा। तो आज बेसिकली मैंने 5 प्रण की बातचीत किया। आप रिजॉल्यूशन लें, मैं आपकी चॉइस पे छोड़ता हूँ मैं, लेकिन आज मैं ये पाँचों प्रण के साथ विदा होऊँगा मैं आप सभी से, कि पाँचों प्रण के साथ। और नेक्स्ट स्लाइड दिखाएँगे भैया, कंक्लूजन अब आ रहा है। अब निष्कर्ष रूप पे आते हैं। जैसे मैं तो चूंकि फिजिक्स का रहा हूँ, तो फिजिक्स में साइंटिस्ट की बात होती है, तो एक साइंटिस्ट कैसे करता है अपने सिद्धांत को। जैसे मैंने आपके सामने एक सिद्धांत दिया कि आप 5 प्रण लेके जाइए और पांचों प्रण को इस थ्योरी आपके सामने, देयर आर 5 रिजोल्यूशंस आई हैव टू टेक, दिस इज द थ्योरी, एंड इफ यू पुट इनटू प्रैक्टिस देन सेल्फ मैनेजमेंट विल बी वेरी गुड। आपका सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। साइंटिस्ट वैलिडेट्स हिज थ्योरी, हिज और हर थ्योरी, बाय पुटिंग थ्योरी इन द प्रैक्टिस, और एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। जिन बातों को मैंने कहा है, मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में कहता हूँ, मत इसको अस्वीकार कीजिए, मत इसको अस्वीकार कीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस कीजिए आप। लेट अस पुट पंच प्रण इन द प्रैक्टिस एवरी डे। आज से हम रिजॉल्यूशन लें कि पांचों प्रण को हम दिन में कॉन्सियसली, आप अवेयरनेस के साथ इसको लागू करेंगे। ऐसे नहीं, कैजुअल एटीट्यूड से नहीं कि हम खाना खाते वक्त जिसने खाना दिया है उसको हम ग्रेटिट्यूड देंगे, जिसको नमस्कार करेंगे, उसको मुस्कुराते नमस्कार करेंगे, उसका अच्छी क्वालिटी को उसको देखकर अप्रिशिएट करेंगे आप। और आप लविंग एंड शेयरिंग को करेंगे, माइंड को हमेशा एंगेज करेंगे, एक्टिविटीज में करेंगे। इस सारे पांचों प्रण को रिजोल्यूशन को करेंगे आप, और आपको लगातार 21 डेज करना है। आज कौन सा दिन है? आज आपका सैटरडे दिन है, और आज तारीख कौन सी तारीख है? आज तारीख हो गई 6, आज 6 हो गई। तो 6 जुलाई के बाद से 27 जुलाई को, अभी नेक्स्ट सैटरडे जो पड़ रहा है 27 जुलाई पड़ रहा है। तो 27 जुलाई को मैं आप सभी से कम 20 लोग जुड़े हुए थे। मैं पूछूंगा मैं कि आपने क्या इस प्रण, पांचों प्रण को लागू करके क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। प्लीज कंटिन्यू इट वर्क कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंटिन्यूअस। फॉर हाउ मेनी डेज? 21 डेज। देन यू इवैल्यूएट योर स्टेटस ऑफ माइंड। तब अपने मन की स्थिति को आप खुद स्वतः मूल्यांकन कीजिएगा। क्या डिफॉल्ट स्टेट में पॉजिटिव में रहता है? क्या डिफॉल्ट स्टेट में अपने आप जो है मन की पॉजिटिव अवस्था होती है? आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि देयर मस्ट बी सिग्निफिकेंट चेंज, महत्वपूर्ण चेंज होगा आपकी पॉजिटिविटी ऑफ माइंड में। माइंड हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, नहीं 100% टाइम तो 90% टाइम, 80% टाइम अवश्य रहेगा। ऐसा मेरा अपनी थ्योरी पर विश्वास है, और मैं भी प्रयास करना शुरू किया हूँ, आंशिक रूप से मैंने लागू किया है, वो मैं पाया हूँ, और वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और क्वेश्चन को आमंत्रित करता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी प्रश्न, आप जितना प्रश्न पूछेंगे उतनी ही मुझे खुशी होगी। वंदना दीदी, आप प्रश्न लोगों से इन्वाइट कीजिए वाले। जी जी जी, बहुत सुंदर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने मेहनत करते हैं, पूरा डिवोटेड होके इसको बनाते हैं,
और फिर हम सबके पास अपना ज्ञान को आपने बांटा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और यदि किसी भी व्यक्ति के मन में इस स्लाइड से संबंधित कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग अनम्यूट होके पूछें। स्वागत है सभी का। सर को प्रणाम। मैं राहुल बोल रहा हूँ सर। हेलो जी बोले राहुल, प्लीज। सर, मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर ने जो बोला कि जो मन है वो इंद्रियों से तो पूरा कनेक्ट है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स है सर, तो इसका थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन चाहिए था। जहाँ तक मैं प्रश्न से जो आपका समझाऊं मैं कि मैंने बताया कि माइंड एंड बॉडी का, तो मैंने आज जो परिचर्चा किया उसमें ये कहा था कि जो बॉडी है वो माइंड को फॉलो करती है, उसका एग्जाम्पल बताया मैंने इस बात की चर्चा नहीं किया था मैं जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा मैं। जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ मैं कि मन का और बॉडी के साथ कैसे कनेक्शन है, आप ये बता रहे हैं राहुल जी? यस सर, यस सर। हाँ, सर अपने प्रश्न को दोबारा रिफ्रेम करेंगे आप, एग्जैक्टली प्रश्न क्या है? सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि मन जो है वो बॉडी के साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत सारे सेल्स में या हमारे इंद्रियों से, तो उसको उसका थोड़ा और क्लेरिफिकेशन चाहिए था। अच्छे अच्छे अच्छे। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो कंटेंट ऑफ माइंड है वह दो भागों से बना रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। चलिए, क्वेश्चन तो आपने पूछा कि कंटेंट ऑफ द माइंड है वो दो भागों पर डिपेंड करता है कि डाटा जो मिलता है उसके ऊपर होता है, दूसरा जो मेमोरी होती है वो जब इंप्रेशन बनता है उसके ऊपर रहता है। ये बात बताया था। साइंस ये कहता है कि एवरी सेल हैज मेमोरी। मैंने इस बात की चर्चा किया था कि सामान्य तौर पर मन को लोग समझते हैं कि ब्रेन का एक पार्ट है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है ना। माइंड इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेल का भी अपना एक, आप उसका भी मन समझ सकते हैं कि उसकी एक मेमोरी होती है, उसका एक पार्ट होता है। इस बात को मैंने कहा था, एवरी सेल हैज इस मेमोरी। इस बात को मैंने उदाहरण किया था। जहां तक कि बॉडी और माइंड की बात है, तो आपका जैसे मैंने कहा था कि माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स कहा था मैंने, तो बॉडी का भी इफेक्ट माइंड पर पड़ता है और माइंड का इफेक्ट भी बॉडी पर पड़ता है। ठीक है। अब जैसे कि आपका कैसे जो थॉट प्रोसेस है, जैसे किसी को ऑल ऑफ सडन बताया जाए कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है, तो एक इनपुट थॉट उसको मिलता है और उसके बाद से आप देखेंगे कि उसका किसी को ऐसा कई बार घटना सुनी कि किसी को डॉक्टर ने बताया और उनको हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर कर गए। तो जो इन्फॉर्मेशन आया है वह इन्फॉर्मेशन जो उसके माइंड में थॉट प्रोसेस आया उसके बॉडी के इफेक्ट डाला। आपके बॉडी भी माइंड इफेक्ट करेगी, वो दूसरे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा मैं। यदि आपको बॉडी को चोट लगती है या बॉडी में बहुत सारा पेन हो रहा है तो उसमें आप माइंड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो माइंड अफेक्ट्स द बॉडी, बॉडी अफेक्ट्स द माइंड, बट टुडे आई डिस्कस ओनली माइंड अफेक्ट्स द बॉडी। राहुल जी, आपको उत्तर मिला? राहुल जी? यस, थैंक यू सो मच सर। गुड, थैंक यू। यस। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? और किन्हीं का कोई प्रश्न है इस संबंध में तो पूछ सकते हैं। बन्ना दीदी, जी भैया। इसमें मैं तिवारी से अनुरोध करूंगा मैं कि उस लेक्चर को जो सुने हैं उसको समराइज करने के लिए वो आमंत्रित कीजिएगा, रिव्यू करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बोला जय। हाँ, मुझे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपने प्रेजेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि बहुत ध्यान से सुना होगा, तो आप इस प्रेजेंटेशन के बारे में अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और जैसा कि आपने बताया कि आध्यात्म जो है, आत्मा और ये सजीव और निर्जीव में अंतर मेरे विचार से यही है कि आत्मा सजीव वस्तुओं में होती है, तो आत्मा से शरीर का क्या संबंध है इसके बारे में आपने बताया सर। और ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आदमी के मेंटल स्टेटस पर, वो क्या सोचता है उसी तरह से उसको सब कुछ समझ में आता है। आपका जो प्रेजेंटेशन था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक था
और इसके बारे में तो विशेष मैं नहीं कुछ बोल सकूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में सुधारी जा सकती हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। महात्मा बुद्ध का एक स्टेटमेंट हम पढ़े थे, कहीं पर लिखा हुआ था कि द प्रोसेस ऑफ आवर माइंड इज सिमिलर टू द पेंडुलम ऑफ ए वॉच। इफ पेंडुलम मूव्स लेफ्ट, माइंड गोज टू पास्ट। इफ पेंडुलम मूव्स राइट, माइंड गोज टू फ्यूचर। कीप द पेंडुलम इन द मिडिल, दैट इज प्रेजेंट। सो बी इन द प्रेजेंट। तो आपने जो बताया वो प्रेजेंट पर है। बहुत कुछ अच्छा था सर। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा तिवारी साहब कि मैंने किन 5 प्रणों की चर्चा किया मैंने, और उसमें से कौन सा प्रण आपको बहुत अच्छा लगा? मेरे जितने प्रण, आपने 5 प्रण के बारे में बताया है सर, जी। तो पांचों के पांचों ही लाभकारी है। इसमें बहुत कुछ है। 2-3 तो हम अपने को लागू करते हैं बराबर जीवन में, और जो जी। नहीं लागू कर सके उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। जी। इसमें पांचों के पांचों अच्छे हैं। हम्म। आपका अध्ययन भी बहुत गहरा है और साइंटिफिक भी है, जी। जी। इसलिए बहुत अच्छा है। इसको धारण करने योग्य है। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। वंदा दी, और क्वेश्चन आमंत्रित कीजिए। क्वेश्चन, बेशक क्वेश्चन पूछें आप लोग। चंदन कुमार साहब ज्वाइन किए हैं। चंदन कुमार साहब, नहीं नहीं, चंदन जी को मैं उनके विचार जानना चाहता हूं मैं। अच्छा ठीक। जी नमस्कार मिथिलेश सर। जय हिंद दीदी, सभी को जय हिंद। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में हूँ, तो मेरे को पता चला, तो ये जो भी टॉपिक थी या फिर ऐसा जो हमें मिलता है आप लोग को सुनने को, तो मैं थोड़ा सा ऑन ड्यूटी भी इसको सुनने का कोशिश किया हूँ। बाकी मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो मैं ज़्यादा अभी मतलब ये नहीं कर सकता। ठीक ठीक है। बन्ना बन्ना दीदी, ठीक है। हाँ, मैं करीब जो और जुड़े 1-1 मिनट के लिए उनको बुलाए सभी को, कि उन्होंने क्या समझा, मतलब क्या उसको समझ में आया, क्या उन्होंने टेक ओवर किया आज प्रेजेंटेशन को। हाँ। हाँ नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार है। मैं बीच में से आया मैम, इसके हिसाब से मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। हेलो, तो माफ़ी चाहूँगा मैडम। नहीं नहीं, आप आज का टॉपिक क्या था? आपने शुरू से ज्वाइन किया? हेलो। हाँ कुणाल साहब, आवाज मेरी आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, आज का टॉपिक क्या था? वो जो आपने बताया ना कि आत्मा और वो क्या, आत्म प्रबंधन। जो इंद्री के हिसाब से बताया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने 5 तो प्रण की मैंने कितने प्रण की चर्चा किया था मैंने?
5। वेरी गुड, ठीक है। कौन सा कोई प्रण सर आपको मैं याद है, कोई प्रण आपको याद आ रहा नहीं, है? नहीं। नहीं सर, मेरे को खाली ये इंद्री का आपने बताया ना, जो अच्छा अच्छा, तो नहीं मैं ये जो नहीं मेरी जिज्ञासा ये है प्राण साहब कि कि आज आपने प्रेजेंटेशन से आपने क्या सीखा, कुछ एक चीज बताइए, केवल एक चीज बताइए कि जो आज प्रेजेंटेशन से आप सीख करके जा रहे हैं। सर मैंने तो अभी क्या है, मैं बीच में आया तो मेरे को कुछ याद नहीं रहा, पर मैंने सुना खाली। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, पन्ना दीदी किसी और को बुलाइए। जैसे हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जैसे मैं रेगुलर हूँगा ना तो कुछ थोड़ा रहेगा, ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ सर। ठीक 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 ठीक। हाँ, आप बंदा दीदी एक एक मिनट सबको बुला दीजिए, कोई आता है। नहीं नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एंट्री किया हूँ इधर। बन्ना दीदी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं ना, आप उनको बुलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सविता सिंह है, ठीक है। हम तो अभी जुड़े हैं, हम तो कुछ सुन नहीं पाए हैं आपसे। अनम्यूट हो गया ना। मैं एक बार बोल चुका हूँ इसके बारे में। नहीं नहीं, सर का जो आज का ये बचत था वो बिल्कुल साइंटिफिक था और बहुत ही अच्छा था, और बहुत कुछ बोल चुके हैं।
क्लोज कीजिए दीदी, प्रणाम सभी को। जस्ट मैं इतना ही कहूँगा मैं कि जो लोग भी जुड़ते हैं, तो उनसे एक विनम्र प्रार्थना है कि मैं पेपर और पेन के साथ जुड़े, है ना? क्योंकि अभी मेरे प्रेजेंटेशन से एक आदमी को भी फ़ायदा होता है और उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, तो मैं समझूँगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है और भू गौरव जो मंच प्रदान कर रहा है, उसकी उपयोगिता भी बढ़ती रहती है। तो उसका एक ही उपाय है कि हम जब भी जिससे भी जुड़े, आप एक पेपर और पेन के साथ जुड़े। आपका ये दिखाने के लिए देखिए सर। मैं तिवारी जी, मुझे पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया जी, था। मुझे जी, पता जी, रहता है देख कि कौन कितना ध्यान से देखा पूरा है। जी। हाँ, तो ये मैं उम्मीद करूँगा मैं कि क्योंकि जुड़ने के बाद से आप सबसे बड़ा जो अपना टाइम देते हैं, जो भी जुड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी का 60 मिनट अपना समय दे रहा है, इसके साथ दे रहा है। तो 60 मिनट के बाद से जो यहाँ से जाए, तो कम से कम केवल एक चीज़ लेकर जाइए, ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है, चिंता नहीं करनी है। आपको कोई किसी का प्रेजेंटेशन मेरा हो, चाहे किसी और का हो, कि आज मैंने एक चीज़ सीखा मैंने। मैं लिसनिंग स्किल के ऊपर टॉक देता हूँ मैं, तो उसके ऊपर एक चीज़ कहता हूँ मैं कि लिसनिंग फॉर द मेन आइडियाज़, कभी बाद में मौका मिलेगा तो सत्ता जी मौका देंगे तो बात करूँगा मैं, लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि इसकी पढ़ाई जनरली होती नहीं है। एमएससी में हमने सबने पढ़ा लेक्चर कैसे लेक्चर देते हैं, बीएड में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता कि लेक्चर को कैसे सुना जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला लिसनिंग का स्टेप ये होता है कि फोकस फॉर द मेन आइडियाज़। तो आज का पूरा का प्रेजेंटेशन का मेन आइडिया क्या है, उस एक आइडिया को शुरू में आप प्रैक्टिस करें, उस आइडिया को साथ में लेकर के जाएं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो आइडिया क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उस पर विचार नहीं करते जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो समय आपने लगाया, ठीक है, जैसे पैसा का हिसाब किताब करते हैं, तो समय भी एक हमारे पास रिसोर्सेज है, तो आपका समय व्यर्थ चला जाता है। और मेरे लिए तो 12, 15, 20 लोग जुड़े हुए हैं। एक आदमी भी कहता है तिवारी ने रिव्यू किया तो बहुत अच्छा लगा, और लोग भी किए तो अच्छा लगेगा। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कि मेरे व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन आए और श्रोताओं के अंदर भी व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन आए, तो मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। एक के अंदर भी, दो के अंदर भी है। तो पेपर और पेन के साथ लिखकर बैठे, जो भी पॉइंट आता है उसको लिखते जाएं, ताकि उससे आपके माइंड के अंदर जो है वो जाएगा, बात जाएगी नॉर्मली तौर पर। बस यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं मैं। और बंदान जी, चूंकि उनके गेस्ट्स आए हुए हैं, तो थोड़ा उनके चेहरे के भाव में पढ़ पा रहा हूं मैं, इंस्ट्रक्टर टीचर रहा हूं मैं, तो जल्दी समाप्त करना चाहती हैं, तो अभी इसको समाप्त करते हैं और शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।